उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। चलिए, कल हमने लाइम पढ़ा था। लाइम के बारे में हम अच्छे से जाने थे, लाइम क्या चीज़ होती है, कहाँ से बनती है, उसका क्या यूज़ है, कितने कंपोजिशन होते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या टेस्ट होते थे। ठीक है। जब हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा और टेस्ट को अच्छे प्रकार से जाना, और सेम टेस्ट जो जो हमने लाइम के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी कहा था कि लाइम पढ़ने के बाद या लाइम को हम जान लेते हैं, या लाइम जब भी हमारा बना था उसके बाद हम क्या यूज किए थे, क्या बना होगा, सीमेंट बना होगा। और लाइम सीमेंट को लाइम को देख के ही सीमेंट बना। तो लाइम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी किस में होगी, सीमेंट में होगी। तो जब सीमेंट में वही प्रॉपर्टी होगी तो आपसे ये भी बताया था कि जो टेस्ट हम वहां पढ़ रहे थे, कुछ टेस्ट यहाँ उसी के सेम है। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का कहाँ से यूज हुआ, या सीमेंट सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया, किसने बनाया। उसके थोड़े इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के बारे में जानने के बाद हम धीरे धीरे जब आगे आते हैं तो कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम रॉक स्टोन में, उनके भी इंग्रेडिएंट्स थे। फिर रॉक स्टोन के बाद ब्रिक पड़े, उनके भी इंग्रेडिएंट्स। फिर उसके बाद लाइम पड़े, उनके भी। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब सीमेंट पड़ रहे हैं तो इसमें भी। तो इसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स वाले जितने भी मैटर थे, ये आपके सीमेंट के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद कोई नहीं रहेगा। जितना भी आपको याद करना था रॉक में, ठीक, ब्रिक में, लाइम में और सीमेंट में, इन्हीं चीजों को, इनके कंपोजिशन, इनके परसेंटेज, इनकी चीजें, ये सब याद करनी थी। तो सीमेंट जानते हैं, सीमेंट होता क्या है। ठीक है। यहाँ जितने भी यूनिट में हम पढ़ेंगे, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर वही चीजें, इंग्रेडिएंट्स हैं, परसेंटेज है, एक्सेस में क्या हो सकता है, फिर उसके बाद सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करता है। ठीक। फिर उसके बाद कितने टेस्ट हैं, मतलब यही सब सारी चीजें हैं। तो हम आपको स्टार्टिंग से ही बोले थे और अभी फिर से बोल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप शांतिपूर्वक हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद एक बार जितना भी चीजें हम यहाँ पे बताते हैं उसको क्या करिए, रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद क्वेश्चन लगाइए, नहीं समझ में आता है तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है। अच्छा, तो ये सब सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं, जो भी समझाई जाती हैं, उनको आप उस जगह पे या अपने आप को उस जगह पे महसूस किया करिए कि शायद मैं वहां पे हूँ, वहां पे खड़ा हूँ, या वो मैं काम कर रहा हूँ। कोई टेस्ट बताया जाए तो हाँ, ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब अपने आप को वहां पे ऑब्जर्व करिए कि मैं था। जब तक आप इस चीज को महसूस नहीं करेंगे, कोई भी चीजों को, तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। यहाँ मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में रहेगा, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएगा। और आप उस जगह पे अपने आप को महसूस करेंगे तो वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रह सकती हैं। ठीक है। तो आइए हम चालू करते हैं। सीमेंट, सीमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सीमेंट सबसे पहले 1824, किसमें, 1824 में जोसेफ स्पीडन नाम के इंग्लैंड के एक मिस्त्री थे। ठीक है। इंग्लैंड के एक राज मिस्त्री थे। उन्होंने सीमेंट की खोज की। ठीक। तो सीमेंट की खोज करने के बाद उन्होंने ही इसका नाम रखा। इसका नाम क्या रखा, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो अभी आप जो सीमेंट का बैग देते हैं ना, उस पे लिखा होता है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड कहाँ का नाम पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में एक हमारा जो गुफा था जहां से हमें सीमेंट मिला था, उसके रंग से, उसी के रंग से हमारा सीमेंट का रंग क्या करता था, मैच करता था। तो 1824 में किसने खोज किया, जोसेफ स्पीडन। लिख लीजिएगा, पूछता भी है, जोसेफ, ठीक है, स्पीडन। ठीक। उसके बाद धीरे 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 जब आगे चलते चले आए, तो 1852 में सबसे पहले जर्मनी में
1824 के बाद, लंबे समय के बाद इसका प्रोडक्शन चालू हुआ कहाँ पे? जर्मनी में। लेकिन हमारे यहाँ अभी इसका यूज नहीं होता था। देखिएगा, सन 1913 में सबसे पहली बार हमारे यहाँ इसका फैक्ट्री बैठाई गई। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ? फैक्ट्री बैठाई गई सन 1913 ईस्वी में। वो पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद आज के समय में 500 से ज्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ इसमें सीमेंट बनाने, मैन्युफैक्चरिंग करने में काम करती हैं। और हमारे यहाँ सीमेंट बनने के बाद बाहर क्या होता है? एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारी सीमेंट की चीजें, सीमेंट का इतिहास, जहां से कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक सबसे पहले हमारे यहाँ कब हुआ, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि इट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल which are obtained by burning and grinding of calcareous and argillaceous material at very high temperature and grinding the clinker। देखिए, सीमेंट में दो चीजें पाई जाती हैं। सीमेंट में दो मटेरियल कौन कौन से? पहला कैलकेरियस, कैलकेरियस, दूसरा आर्जिलिसियस। कौन सा? आर्जिलिसियस। यहाँ पे लिखा हुआ कैलकेरियस और आर्जिलिसियस। इनको क्या करते हैं हम? बर्निंग करते हैं, पकाते हैं। जैसे लाइम में क्या करते थे आप? हॉट हीट गर्म करते थे, रेड हॉट हीट गर्म करते थे। उसी प्रकार से वो हमारे जो कैलकेरियस और आर्जिलिसियस मटेरियल होते थे, गर्म करने के बाद वहां से हमें क्या मिलता था? CaO मिलता था। क्या मिलता था? CaO मिलता था। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? कैलकेरियस और आर्जिलिसियस मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं। ठीक है, बर्निंग करते हैं और पीसते हैं। ठीक, पीसने के बाद वहां से हमें क्या मिलता है? क्लिंकर मिलता है। क्या मिलता है? क्लिंकर मिलता है। और क्लिंकर को पीसने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? सीमेंट मिल जाएगा। समझ गए? तो सीमेंट दो मटेरियल से बना, किससे? कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलिसियस। इनको हम क्या करते हैं? बर्निंग करते हैं, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। बर्निंग और ग्राइंडिंग करने के बाद हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे जब ग्राइंडिंग करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा? क्लिंकर मिलेगा। और क्लिंकर को भी हम क्या करते हैं? पीसते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाता है? सीमेंट मिल जाता है। समझ गए? ये था। फिर उसके बाद दिया है कि इट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल। आपको एडहेसिव एंड कोहेसिव का मतलब बताए थे। एडहेसिव का मतलब होता है ससंजन, असंजन। क्या होता है? असंजन। ठीक है, और कोहेसिव का मतलब होता है ससंजन, ससंजन। तो यहीं से ध्यान से देखिएगा। अ का मतलब असमान, श का मतलब समान। ठीक है, तो दूर दूर या असमान मटेरियल को, दूर दूर या असमान मटेरियल को एक पिंड में, ये कह सकते हैं ना, एक पिंड में अलग अलग मटेरियल हो, असंजन हो, या उनके पार्टिकल्स दूर दूर हो, उन पार्टिकल्स को, उन मटेरियल को हम क्या कहेंगे? एडहेसिव। और जिसके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हो, पास पास हो, छोटे हो, वो क्या होगा? ससंजन। तो ऐसे मटेरियल एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल आते हैं। इनके मटेरियल से हम क्या प्राप्त करते हैं? कैलकेरियस मिलता है और आर्जिलिसियस। ये एडहेसिव एंड कोहेसिव इन दोनों प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है। यहाँ से इनको हमने क्या किया? बर्निंग किया, ग्राइंडिंग किया। हाई टेम्परेचर पे जब इसको हम ग्राइंडिंग करते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाता है? क्लिंकर। और क्लिंकर को ही पीस के हम क्या बना लेते हैं? सीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड में आइए, कह रहा है कि सीमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। ये क्या है? कॉमनली यूज किए जाते हैं। कैसे? एज ए बाइंडिंग मटेरियल में। रेंज ऑफ सीमेंट पार्टिकल साइज कितना होता है? 75 से लेके 150 माइक्रोन तक होता है। ठीक, जनरली इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो कैलकेरियस रॉक्स, इसके ग्रेडियंट्स कितना? 65%। और आर्जिलिसियस के कितने? 35%। ठीक, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। केमिकल कंपोजिशन से कैसे कैसे हमारे जो
कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत कैलकेरियस और आर्जिलियस रॉक के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए उस रॉक के अंदर इनकी प्रॉपर्टी या इनके इंग्रेडिएंट्स होने आवश्यक है। ठीक है, जब पकाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, यही केमिकल कंपोजिशन सीमेंट के बारे में क्लासिफिकेशन हुआ है इसका। कह रहा है कि ऑक्साइड कंपोजिशन या एवरेज कंपोजिशन। ठीक, सिलिका पहले देखिए क्या है, लाइम, लाइम के बाद क्या है सिलिका, फिर एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, जिप्सम, सल्फर और एल्किलीज। यहीं पे मैक्सिमम चीजें हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लाइम है, लाइम का जो मात्रा है 60 से 65% होना चाहिए, लेकिन जो एवरेज दिया है उसका कितना है 63%। ठीक, ये क्या काम करता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस को कंट्रोल करता है। अगर इसकी चीजें क्या हो, मात्रा इसका ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, लाइम का है। बाकी कंपैरिजन में देखिए तो सीमेंट में स्ट्रेंथ मिलता है, तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ सीमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लाइम प्रोवाइड कर रहा है, और कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज इसका ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, लाइम प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन कंप्लीट। सिलिका, सिलिका बोला है कि 17 से 25% होता है, एवरेज कितना होता है 20%। इसका काम क्या है, कह रहा है कि ड्यू टू एक्सेस रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड स्लो सेटिंग। ठीक है, यह जब एक्सेस हो जाता है तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, स्ट्रेंथ को, और इसकी सेटिंग क्या हो जाती है, स्लो होने लगती है। एल्यूमिना कितना होता है 3 से 8% होता है, एवरेज क्या है 6%। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज का होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्विक सेटिंग इफ इन एक्सेस द लोअर स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि क्विक सेटिंग टाइम के लिए, क्विक सेटिंग टाइम मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यहां ध्यान दीजिएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यहीं से C3A बनता है। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, बस ये ध्यान रखिए क्विक सेटिंग के लिए क्या कौन से रिस्पॉन्सिबल है, एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है। आयरन ऑक्साइड ये एक काम करता है, कलर का काम करता है, और लेकिन इसको यूज कैसे कर लेते हैं, यूज एज फ्लक्स। आपको फ्लक्स के बारे में हमने किस में बताया था, ब्रिक में बताया था। फ्लक्स कहाँ काम करता है कि जब इसको आग के पास पकाते हैं ना, तो जिसके अंदर फ्लक्स की प्रॉपर्टी रहती है वो क्या होता है, पिघलने लगता है। और जब वो पिघलता है तो पूरे पिंड पे क्या करता है, पूरे पिंड के चारों तरफ घेरने लगता है। ठीक है, एक पूरा बाइंडिंग मटेरियल की तरह उसको क्या करता है, कवर कर लेता है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया की क्या परसेंटेज होता है, 0.5 से लेके 4%, लेकिन एवरेज कितना है 1%। काम क्या करता है, इम्पार्ट कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम होता है 2 से 5% तक, और वो क्या करता है, और एवरेज कितना होता है 4%। इसको ध्यान से सुनिएगा, यूज एज रिटार्डर। ठीक है, रिटार्ड, एक रिटार्डर होता है, एक होता है एक्सीलेटर। ये बहुत बार पूछा है, एक्सीलेटर। रिटार्डर का मतलब होता है त्वरक, क्या होता है, और एक्सीलेटर का मतलब होता है मंदक। ठीक है, नाम है त्वरक, लेकिन त्वरक का मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत एक्टिव होगा ना कोई मटेरियल, लेकिन इसका काम है उल्टा। नाम है मंदक मतलब मध्यम होगा, धीरे होगा, लेकिन काम है इसका उल्टा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होता है इसमें रिटार्डर और एक्सीलेटर में। तो रिटार्डर की हिंदी होती है त्वरक, एक्सीलेटर की हिंदी होती है मंदक। मंदक नाम के उल्टा काम करेगा, त्वरक नाम का उल्टा काम करेगा। त्वरक मतलब आराम से, मंदक मतलब जल्दी। ठीक है, यूज द रिटार्डर। तो जिप्सम को हम यूज कहाँ करते हैं, रिटार्डर के लिए। रिटार्डर मतलब इसकी जो सेटिंग टाइम होती है, सेटिंग टाइम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम आगे बताएंगे। तो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम हम क्या करते हैं, क्लिंकर में पीसते समय इसमें हम 2 से 4% क्या करते हैं, जिप्सम को मिला देते हैं। 2 से 5% मतलब 4% तक इसको हम क्या करते हैं, जिप्सम को मिला देते हैं, किसमें, सीमेंट को पीसते समय। ठीक है, बस जस्ट पहले पैकिंग से जस्ट पहले। ठीक,
क्यों मिला देते हैं? क्योंकि कह रहा है ना यूज्ड है, रिटार्डर का काम करता है। रिटार्डर मतलब स्लो सेटिंग, इसकी क्या सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है ना स्लो सेटिंग। तो स्लो सेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम हमारा जो प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट से और कहीं पे जो साइट है, दूरी काफी लंबी है, ठीक, और हमें क्या करना है, कंक्रीट बना के ले जाना है। और सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है, 30 मिनट। 30 मिनट से पहले उसमें क्या करना है, 30 मिनट में ही पानी मिलाने के साथ साथ उसको कहाँ पे प्लेस कर देना है, साइड पे। लेकिन वहां पे पहुंचने में अगर टाइम लगता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम मिला देते हैं। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट था वो क्या होता है, बढ़ के और ज्यादा हो जाता है। तो हम आराम से लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जिस चीज से लेके जाते हैं, देखो कि एक हापर की तरह एक ट्रक होता है और वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। उस ट्रक का क्या नाम है, एजिटेटर ट्रक बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद सल्फर है। सल्फर की जो मात्रा है 1 से 3%, एवरेज क्या होता है 1%। इम्पार्ट साउंडनेस, ठीक। एल्कलीज, एल्कलीज क्या होता है आपको बताया थे, एफ्लोरेंसिस का काम करता है। ब्रिक में भी था एल्कलीज, ठीक है। जितना ज्यादा होगा एफ्लोरेंसिस की मात्रा उसमें ज्यादा होता है। 1% से कम होना चाहिए। यूज्ड एज फ्लक्स, इम्पार्ट, एफ्लोरेंसेस। इम्पार्ट मतलब अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या, कौन से गुण आ जाएंगे, एफ्लोरेंसेस के गुण आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो आप समझ गए, लेकिन एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर सिलिका में लाइम मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सिलिका में, इस सिलिका में बर्निंग करते समय लाइम के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, C3S या C2S बना लेता है। ध्यान दीजिएगा। फिर अगर एल्यूमिना में, फिर अगर एल्यूमिना में अगर लाइम मिला देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, C3 और C4AF का प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एल्यूमिना लाइम के साथ अगर रिएक्ट करेगा, क्या होगा, अगर लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो C3A और क्या बनाएगा, C4A। अभी इन सब का नाम बताएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, ये सब सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि ये तो हमारा मेन मटेरियल था, मेन इंग्रेडिएंट्स था। जब इनको हम बर्निंग किए, पकाए, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। उन्हीं केमिकल रिएक्शन से हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसको हम वो कंपाउंड बोलते हैं। वो कंपाउंड कैसे बनता है, सिलिका और ये लाइम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, C3S और C2S बनाते हैं। एल्यूमिना, तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ओ होगा, तो C3A और C4AF बनाते हैं। ध्यान, इनको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो लव अक्स है, जो हमारा यहाँ पे ये Fe2O3 है, ये भी अगर एल्यूमिना के साथ मिल जाता है तो ये क्या बना लेगा, C4AF, इनके कारण भी बनता है। ये चीजें याद रखेंगे आप, ठीक। आइए आगे। कह रहे हैं कि द क्वांटिटी ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इन OPC सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3%। 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या, SO3 की मात्रा। फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, कौन कौन से फंक्शन है और क्या क्या करते हैं, क्या क्या वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम बताए ना, सबके अपने अपने काम है, सबका अपना अपना गुण है। आपके अंदर भी आपकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, आपके साथ जो भी पार्टनर रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग होगी। अगर आप दोनों की प्रॉपर्टीज जब तक मिलेगी तब तक आप साथ रहेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो आप अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार से जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनके प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ बताया ना आपको, ये मिलके दो के निर्माण की, ये मतलब जब मिलजुल रहा था तभी तो अलग से बनाया भैया। वही चीजें यहाँ पे। तो लाइम क्या काम करता है उनको हम समझते हैं। लाइम का क्या होता है कि इट इज मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड एक्ट एज ए बाइंडर, ठीक है, बंधक का काम करता है।
अगर हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट रिएक्ट विथ अदर इंग्रेडिएंट्स, क्या होता है, अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करता है एंड पार्टिसिपेट द फॉर्मेशन ऑफ वो कंपाउंड। बोले ना, लाइम और सिलिका मिलके क्या बनाता है, C3S और C2S बनाता है, ठीक है। The presence of excess unburnt or free lime is harmful since the result is delay hydration causing expansion and deterioration of mortar and concrete। कह रहा है कि ये जब इसके जितनी इसकी परसेंटेज है उससे ज्यादा इसकी अगर मात्रा हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड कर जाएगा। और एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको मालूम है ना क्या, कौन सा यूज करते थे लाइम में, कौन सा, ली चैटलियर अपरेटस, ठीक है, वहां से साउंडनेस टेस्ट करते थे ली चैटलियर अपरेटस से। और इसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, कब, जब मोटार, जब हम मसाला बनाते हैं या कोई कंक्रीट बनाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट रिड्यूस इज स्ट्रेंथ एंड कॉजेज इट टू सेट क्विकली। उसके बाद कह रहा है कि इसके स्ट्रेंथ में क्या होगी, कमी होगी, रिड्यूस इट स्ट्रेंथ एंड कॉजेज टू सेट क्विकली, जल्दी सेट हो जाता है। सिलिका की मात्रा, सिलिका का क्या काम है, इनको हम देखते हैं। तो कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए। और देखिए जब जब चीजें पूछी गई हैं तब उसके सामने आपको लिखा गया है, और जब एसएससी में पूछ सकता है तो आपको मालूम ही है कि जो एसएससी में पेपर आता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, उन्हीं को देख के ही पैटर्न हमारा एसएससी का बनाया जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, हाई सिलिका कंटेंट प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग टाइम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू मेक C3S एंड C2S कंपाउंड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, C3S और C2S के लिए। जैसा हम आपको स्टार्टिंग में अभी बताए ना, उसी तरह Al2 और O3 एल्यूमिना क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, ठीक है। क्विक सेटिंग का मतलब जब ये किसके किसके लिए क्या क्या बनाता है, लाइम के साथ मिलके, लाइम के साथ मिलके आपको क्या बनाता है, C3A, और यहीं पे आपको बोला है कि क्विक सेटिंग टाइम, तो इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा जब हो जाएगी, अभी सब कुछ आगे है लेकिन समझते रहिए यहीं से, तो यहाँ ये समझने में आसानी होगी। अगर ये एक्सेस, इसकी क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाए तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम कर देगा, ठीक। उसके बाद आयरन ऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। कैसा काम करता है, किस तरह से एक्ट करता है, फ्लक्स की तरह। मैग्नीशियम का क्या है, कलर के लिए और हार्डनेस के लिए पहचाना जाता है। अगर इसका परसेंटेज अधिक हो जाए, अगर ये क्या हो, परसेंटेज इसके अधिक हो जाए, तो ये कौन सा क्वांटिटी, क्या कौन सा कारण बन जाएगा, साउंडनेस का, ओके, अनसाउंडनेस के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड कह रहे कि SO3 is present in larger quantity, it increase the setting time and causes of unsoundness, ठीक। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, इट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ठीक है, ऑफ क्लिंकर टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इट एक्ट द रिटार्डर। स्टार्टिंग में बताए थे सेटिंग टाइम को इंक्रीज क्यों करते हैं, कब जरूरत है, ये सब सारी चीजें, ठीक। एल्कलीज बताए थे एफ्लोरेंसेस के लिए, फूलन बोलते हैं या इसे लोना लगना बोलते हैं। एल्कलीज एक्सीलरेटर सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर, ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज बो कंपाउंड एंड फॉर्म ड्यूरिंग क्लिंकरिंग प्रोसेस। क्लिंकरिंग करते समय हमें क्या मिल जाता है, वो कंपाउंड मिल जाता है। और वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, इनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांतिपूर्वक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिला है। आप यहाँ देख भी सकते हैं
CHV, SD, JSSC, MHWRD, ठीक है। आप उसमें फिर JK जम्मू कश्मीर, RS में राजस्थान, JEE फिर गुजरात AM, मतलब कितनी बार पूछा है इन केवल एक ही टेबल से। अब इस टेबल को केवल एक बार ध्यान से सुनिएगा, जितनी चीजें आपको बता रहे हैं, जितनी चीजें हम आसानी से बताने की कोशिश करेंगे, आप एक बार उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कौन कौन से कंपाउंड, सिलिका और लाइम मिलके क्या बनाता है, C3 और C2। फिर उसके बाद एल्यूमिना, ठीक, प्लस एल्यूमिना प्लस लाइम मिलके क्या बनाता है, C3A और C4AF। यही चीजें बताई थी। तो वही चीजें हम बोले थे, वो बोगर कंपाउंड भी बोलते हैं। तो देखिए C3S, जहां 3 लगेगा वहां ट्राई होगा, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि आपने कभी भी पढ़ा नहीं है, ठीक, आपने कभी इसको ध्यान से समझा नहीं है, या आपके क्लास जब भी चलती थी आपने कभी किया नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, कब ट्राई बोलते हैं, कब डाई बोलते हैं। ट्राई का मतलब ये होता है कि 3, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सी सिलिकेट यस है, तो C3 यस, डाई कैल्शियम C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है, ओके। तो टेट्रा का मतलब होता है 4। अब ये और ये लाइम और सिलिका दोनों मिलकर बनते हैं, मतलब इसके परसेंटेज ज्यादा होंगे। कितना हो जाता है, 60 से 65% लाइम होता था और सिलिका 20 से 25%। तो टोटल मिला के देखिए 40 से 32%, ठीक है। क्या होता है, C3S की मात्रा 40% होती है, C2S की मात्रा 32% होती है, C3A की मात्रा 10.5% होता है और C4AF की मात्रा 9% होता है। कितना समझ में आ गया? ये आपको एवरेज, ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उसका एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है, रेंज कितना होता है और एवरेज कितना होता है, ठीक। फिर उसके बाद इसका नाम पड़ता है एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फिलाइट। नहीं याद होता है ऐसे कर लो, ABCF, ठीक है, सीरियल वाइज। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फिलाइट। एलाइट होता है C3S, बेलाइट होता है C2S, ठीक है। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट होता है C3A और फिलाइट होता है C4AF। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से जब हम ये जो सीमेंट है, सपोज करिए हम क्या करते हैं, क्लिंकर में से हमें वो कंपाउंड मिलता है और वो भी क्या है, एक प्रकार का सीमेंट है। जब सीमेंट में आप पानी मिलाते हो तो उसमें क्या होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है। कौन सा रिएक्शन होने लगता है, हाइट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। उसमें से क्यों हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको आप पकाए रहते हो, 1700 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको पकाए रहते हो। और जब किसी गर्म आदमी में, कल भी हम आपको ये एग्जांपल दिए थे कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, उसे क्या कहता है, ठंडा पानी पी लो, बैठो बैठो आराम करो। तो जब ये पहले से ही गर्म है तो इसमें जब पानी डालोगे तो ये रिएक्ट तो करेगा ही। तो वही चीजें जब रिएक्ट होता है तो कितना उसमें से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, कितनी गर्मी निकलती है, उनको यहाँ पे दिया हुआ है कि 500 जूल पर ग्राम, 1 ग्राम सीमेंट में 500 जूल ऊर्जा निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 1 ग्राम सीमेंट में 260 जूल, 1 ग्राम सीमेंट में 865 जूल, 1 ग्राम सीमेंट में 420 जूल, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, 865, सबसे ज्यादा इसका। जब इसमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा निकल रही है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कह देगा कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आप बोलोगे C3A का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है फ्लैश सेट, अभी बताते हैं इनको। जो हमारा एलाइट होता है, एलाइट का फंक्शन क्या है, 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। 7 दिन की जो मजबूती होती है, जो हार्डनेस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, C3S पे डिपेंड करता है, ठीक। फिर उसके बाद C2S देख रहे हो ना, सबसे कम ऊर्जा निकल रही है इसमें। तो भैया जो पहले से ही ठंडा है, जो पहले से ये नॉर्मल है, उसके अंतर्गत कोई रिएक्ट नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, जिसे होता है ना
बहुत से लोग होते हैं एक्टिव डिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल मोशन में हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी कोई भी बड़ी से बड़ी कंडीशन आ जाए वो नॉर्मल ही पोजीशन में रहते हैं। वही काम इसका है, किसका, C2S का। और कहाँ से, हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है, टेबल याद है ना, यहीं से पता चल गया, क्योंकि इसमें गर्मी भी कम निकल रही है, तो ये अल्टीमेट एकदम लास्ट में। वैसे तो 28 दिन काम लेते हैं, लेकिन इसका जो सेट होने का जो काम है वो सालों साल चलता रहता है, ठीक है, कई वर्षों तक। फिर इसके बाद C3A देखेंगे। C3A क्या है, फ्लैश सेट। फ्लैश सेट का मतलब जल्दी सेट होने वाला। क्यों जल्दी सेट होगा, कहते हैं ना कि जो ज्यादा जल्दी गुस्से में आता है वो उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है कि नहीं। तो वही चीज है, जब ज्यादा एनर्जी इसकी निकल गई पानी में मिलाने के बाद, इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा निकल गई। अब निकलने के बाद कितना देर तक गर्म रहेगा, कितने देर तक तुम गुस्सा रहोगे। अरे कोई तो होगा जो तुम्हें ठंडा करेगा, नहीं करेगा तो तुम खुद भोगते भोगते शांत हो जाओगे, चिल्लाते चिल्लाते खुद ही आराम कहोगे, अरे यार क्या चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा, चलो जाने दो, चुप हो जाते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, फ्लैश सेट। फ्लैश सेट, ठीक, मतलब जल्दी से सेटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आगे पूछता है कि C3A की मात्रा को हम बढ़ा दें, तो ऑलरेडी है फ्लैश सेट। तो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमें जब बनाना होता है, कौन सा सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जब बनाना होता है, तो हमें जल्दी से सेट होना है। हार्डनिंग का मतलब ही है, रैपिड का मतलब जल्दी से, ठीक है। तो इसमें इसकी मात्रा को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। समझ गए आप कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3A की मात्रा ज्यादा होती है। फिर उसके बाद बोला C4AF, उसका क्या काम है, कह रहे हैं पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, इसका कोई काम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन हाँ, अब भाई घर में 4 सदस्य हैं, तो 3 बहुत अच्छे हैं, 3 काम कर रहे हैं, एक नहीं भी करेगा ना तो भी जीवन चल जाएगा। उसी तरह से ये घर के 4 सदस्य थे, एक आ गए लास्ट वाले, लेकिन भाई चल रहा है तो चल रहा है जब तक चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इनका काम है, ठीक। अच्छा, अब आगे आते हैं, एक नोट है इसको देख लीजिए। C3A और C4AF रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम आपको मालूम है क्या होता है, 30 मिनट होता है। क्या होता है, सीमेंट का 30 मिनट होता है, ठीक है। और आपको बताया गया इनिशियल सेटिंग टाइम कि जल्दी गर्म होगा, ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा गर्म होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा करेगा। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो सेट भी जल्दी होगा। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि C3A और C4AF, मेनली C3A का काम है, वो 30 मिनट में क्या होता है, सेट हो जाता है इनिशियल साइड। और C3S और C2S का जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। एक्चुअल में सीमेंट में जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए, वो C3S और C2S ही होता है, ठीक। अच्छा, अब आइए, यहाँ कह रहा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट हेल्प द क्लिंकर इजियर टू ग्राइंड। ये क्या काम करता है कि जो क्लिंकर होता है उसको आराम से ग्राइंड होने में मदद करता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग एंड डेवलप एंड अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। कह रहा है कि यह क्लिंकर को पीसने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग एंड थॉविंग का मतलब हम एक बार आपको बता दें, टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है, कि कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो चीजें एक्सपेंड करती हैं, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो सीमेंट में हमें ये जरूरी तो नहीं है कि हम केवल ठंडे जगह पे इसको हम यूज करेंगे, केवल गर्म जगह पे यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है, हर जगह इसको यूज करेंगे, ठंडे गर्म और बराबर हर कंडीशन में। तो इसलिए सीमेंट में ये प्रॉपर्टीज होनी बहुत आवश्यक है। वो प्रॉपर्टीज कौन देता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। समझ गए।
इफ C3S कंटेंट राइजिंग, ठीक है, C3S को अगर बढ़ा दिया जाए बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट इंक्रीज, जितना उसकी लिमिट है उससे, द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सोलुबिलिटी सीमेंट इन वाटर, ठीक है। चलिए डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई बताए थे C2S। अब C2S का क्या काम, इट हाइड्रेट एंड हार्डन स्लोली, आराम से, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कह रहे ना, हाइड्रेट भी आराम से होता है 260 जूल पर ग्राम, ठीक है, इससे ऊर्जा निकलती है। तो ये हाइड्रेट भी आराम से होगा और कठोर भी आराम से होगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, तो लंबे समय के स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में किसका योगदान होता है, C2S का होता है, ठीक है। इट इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल अटैक से इसको बचाता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर आपके क्वेश्चन ये जो आपके लिखे रहते हैं ना, कभी कभी एक आध बार ये भी पूछा गया है, और आपको बताए थे लाइम और सिलिका से कॉम्बिनेशन करके क्या बनता है, C2S बनता है। तो याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक। ट्राई कैल्शियम C3A क्या करता है, क्विक सेटिंग के लिए, है ना, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम, लो रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये क्विक सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड में देखिए C4AF कह रहे हैं कि एज इंक्रीज द C4AF कंटेंट द स्ट्रेंथ रिड्यूस स्लाइटली, ठीक है। C3 स्टार्ट द हाइड्रेशन बट C4AF हैज हाईएस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन, समझ गए। कह रहे हैं कि C3A क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट तो करता है, लेकिन जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करता है वो कौन सा, वो क्या होता है, C4AF का, ठीक है। C3S यहाँ पे एक बार और दिखेगा, C3S क्या करता है, स्टार्ट करता है, लेकिन जो लंबे समय तक चलेगा, ज्यादा समय तक जो चलेगा, उसमें से जो ऊर्जा निकलती रहती है वो क्या होता है, C4AF के माध्यम से होता है। अच्छा डोरमेंट पीरियड और इंडक्शन पीरियड, कौन सी मात्राएं, कौन सी चीज अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, या कोई चीज पूछ ली जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा या उसकी कंडीशन क्या बनती है, वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू सीमेंट, जब हम सीमेंट में पानी को डालते हैं, ठीक है, जब हम सीमेंट में पानी को डालते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, देन सीमेंट पार्टिकल स्टार्ट रिएक्शन विथ वाटर, this reaction proceeds slowly for 2 to 5 hours and is called dormant period, ठीक है। कह रहा है कि डोमेंट पीरियड क्या होता है, डोमेंट पीरियड यह एक समय होता है जब हम सीमेंट में पानी को डालते हैं, सीमेंट में पानी को डालते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कम से कम 2 से 5 घंटे तक चलता है, उसी को हम क्या करते हैं, डोरमेंट पीरियड बोलते हैं। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पे कुछ आपको टेबल बना हुआ है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। अब आप बताइए 462 जूल, तो टेबल से ही ले रहे हैं, फिर यहाँ पे देखिए 462 जूल, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे C4AF 420 है, 420 जूल पर ग्राम। फिर इसके बाद C3A में क्या होता है, 865, कितना होता है,
865। C3S में कितना होता है 500, कितना होता है 500। C2S में कितना होता है 260, कितना होता है 260। जब इसमें मात्रा ज्यादा है, देख रहे हो आप, उसके बाद जिसकी ज्यादा है उतने हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको पीछे एक सेंटेंस बोला गया था, स्टार्ट तो ये करता है लेकिन लंबे समय तक कौन सा चलता है, C4A चलता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, C4AF, C3A, C3S और C2S। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद कर लेंगे, इसके हिसाब से तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हार्डनिंग। कौन सा ऑर्डर कैसे कैसे हम करते हैं। दूसरी चीज एक बार यहाँ पे बता देते हैं, ये क्या हाइड्रेशन क्या होता है या हार्डनिंग क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हार्डनिंग जिसे हम बोलते हैं, कि सीमेंट में पानी की मात्रा कितना होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि सीमेंट में जब हम पानी को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन को, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है वही हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक, वैसे तो हम 23% तक पानी मिलाते हैं। क्या करते हैं, 23% तक पानी मिलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे है लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं। वेट ऑफ सीमेंट, जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के हिसाब से हम उसके 23% क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं। वाटर मिलाने के बाद एक CHS जेल बनता है, CSH जेल बनता है। इस जेल में कुछ वाइट रेशियो बन जाते हैं। क्या होता है, वाइट पोरस आ जाता है, और उस पोरस को कम करने के लिए या उस पोरस को खत्म करने के लिए हम इसमें 15% पानी को मिला देते हैं, 15% और मिलाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाता है 38%। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा आपको 38% बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट वाटर को मिलाना चाहिए। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन या हार्डनिंग किसकी सबसे ज्यादा होती है, उस तरह से लिया है। सबसे ज्यादा C3A, फिर उसके बाद C2S, C3S, C4AF, C2S। इसकी जिसमें से जितना ज्यादा क्या निकल रहा हो, ऊर्जा निकल रही हो, हीट निकल रहा हो, वही हीट ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना था 860, C3S कितना था 500, फिर C4AF 400 कुछ था, फिर C2S 260। हुआ कि नहीं। तो आप उस टेबल को एक बार ध्यान से याद रखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा या स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन देता है, C3S, C2S। आपको बताए थे ना, लाइम और सिल्का दोनों मिलके स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, स्टार्टिंग में ही बताया गया था। तो कौन देंगे, C3S, और उसके बाद C3A देता है, फिर C4AF देता है। ओके, चलिए रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, C3A करता है, उसके बाद C4AF करता है, C3S करता है और C2S करता है। एक बार चीजों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसका काम क्या है और कौन क्या काम करता है, कब करता है, कैसे करता है, और ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। एक टेबल को, बस छोटे से टेबल को याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। ओके, और पहले भी बताया था कि जितनी भी चीजें होती हैं आप वहां पे अपने आप को प्रेजेंस रखिए, आप अपने आप को प्रेजेंट करिए, ऑटोमेटिक महसूस करिए, और जब भी आप अपने आप को वहां पे महसूस करने लगेंगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। The above sequence is valid when all compound are taken in equal quantity। ये जितनी भी चीजें आपको बताई गई, अगर सबका मात्रा जैसे 10% ये लो, 10% ये लो, 10% ये लो, 10% ये लो, जब सबका मात्रा बराबर रहेगा,
ठीक है, तो ही ये कंडीशन आपको अप्लाई होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं। समझ गए? इफ क्वांटिटी ऑफ C3S इंक्रीज एंड C2S इज डिक्रीज, देन आप बता सकते हैं, आप क्या करते हैं बता सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो C3S की क्वांटिटी हम बढ़ा दें और C2S की क्वांटिटी हम क्या कर दें, कम कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। C3S किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, 7 डेज, ठीक है। 7 दिन के स्ट्रेंथ को, 7 दिन के स्टार्टिंग के 7 दिन के जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, C3S की वजह से होता है। अगर इसकी मात्रा को कह रहा है कि बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अरे जो जो 7 दिन में होना था वो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है कि नहीं। और C2S आपको मालूम है कि C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए C2S की मात्रा कम कर दीजिए ना, हमें अल्टीमेट, हमें ज्यादा लंबा समय तक नहीं चाहिए, ठीक। तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, इसमें 1% भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो कह रहा है कि C3S की मात्रा बढ़ा दीजिए, हाँ साहब बढ़ाइए ना, दिक्कत क्या है। जब आप उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हार्डनिंग होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि C3S का जो परसेंटेज कितना होता था, 500 जूल पर ग्राम होता था, और 500 जूल से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसमें से हीट भी ज्यादा निकलेगी। इंक्रीज द टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज 28 डेज स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि जब इसका मात्रा हम कम कर रहे हैं तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता था ना, जब कम कर दिए तो ये भी कम हो गया, समझ गए। डिक्रीज द कैपेबिलिटी टू रजिस्ट द केमिकल एंड सल्फर अटैक, कह रहा है कि केमिकल और सल्फर अटैक क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसी को रजिस्ट करता था, ठीक है, समझ गए आप। चलिए, कह रहा है कि इफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज देन, अच्छा ये बताओ, इससे हट के थोड़ी आते हैं हम कुछ टाइम के लिए। अगर आपको जो आटा होता है जिससे रोटी बनती है, जब गूंथते हो कहते हैं यार कितना मोटा टुआ पिसवा ले, सही ना आना, ठीक है, यही करते हो। तो कहते हो ये आटा अच्छा नहीं है, लेकिन जितना ही उसके आटे जितने महीन रहते हैं उतनी अच्छी रोटी बनती है और उतनी अच्छी रोटी फूलती है। उसी प्रकार से सीमेंट के पार्टिकल्स जितने महीन होंगे, जितने कम साइज के होंगे, ठीक है। वैसे आपको बताया गया था ना 75 से कितना फूल गए होंगे, 75 से 150 माइक्रोन के अंदर इसका साइज होता है। तो जितना छोटा होगा, मतलब जितना छोटा होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो वही चीज यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज के पार्टिकल, जो भी चीजें हैं, अगर वो जितना महीन होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, तो हाँ भैया बढ़ाइए ना, और अच्छी बात है बढ़ाइए आप, तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, अच्छी बात है। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, सही बात है। अगर फाइनेंस नो इफेक्ट ऑफ टोटल हीट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हीट ऑफ हाइड्रेशन पे, तो भी ऊर्जा उतनी ही निकलेगी जितना पहले निकलती थी, ठीक है, जो भी उष्मा उसमें से निकलती थी। नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज, जो हमारा स्ट्रेंथ है हम बताए थे ना, जो जितना ज्यादा महीन होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा किस बेस पे हमने बोला, स्ट्रेंथ के बेस पे बोला। वैल्यू ऑफ श्रिंकेज, हाँ, और कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन मतलब वो दबना, वो उतने ही ज्यादा क्या होगी, जल्दी सेट होगी, और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाएगी। बस ये चीजें हैं। वैल्यू श्रिंकेज क्या होता है, बढ़ जाएगा। परसेंटेज वैल्यू ऑफ C3 इज इंक्रीज देन,
अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया, कह रहा है कि C3A को बढ़ा दीजिए। अरे भाई C3A को बढ़ा दीजिए, 862 निकलता है इसमें से, 865 जूल पर ग्राम निकलता है। अगर हम उसको बढ़ा दें, और वो क्या होता है, फ्लैश सेटिंग में बताए थे ना टेबल से, फ्लैश सेटिंग में काम करता है। जब उसकी मात्रा को बढ़ा दोगे तो जल्दी से सेट हो जाएगा। और जल्दी से सेट कहाँ पे यूज होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया। तो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, डिक्रीज मतलब 30 मिनट था तो 20 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है। ठीक, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, अरे पहले से वो 865 है और इसके मात्रा को बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये तो बढ़ ही करेगा ना। तो जब ये बढ़ेगा तो उष्मा उसमें से ज्यादा निकलेगा। द वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इंक्रीज। ठीक, नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, पे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, जहाँ पे नदी वगैरह में हमें जब कोई ब्रिज या कोई चीजें बनानी होती हैं, हम वहां पे इसको यूज करते हैं। किसको, C3A की मात्रा को बढ़ा देते हैं, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है, और वहां पे इसको हम जल्दी सेट होने के लिए यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया। आइए, कह रहा है इफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू C2S इज इंक्रीज एंड C3S इज डिक्रीज, देन करेक्ट C2S को बढ़ा दीजिए, C3S को कम कर दीजिए। अरे C2S को हम बढ़ा देंगे तो वो तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था। ठीक है, C3S की मात्रा डिक्रीज कर दीजिए, ये तो जल्दी 7 दिन की स्ट्रेंथ के लिए जाना गया। तो अब जब तरजुए तुम उल्टा कर रहे हो, कर लो। करने के लिए क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जैसे होना था 30 दिन में, तो होगा किसमें, 60 दिन में। लो, द वैल्यू ऑफ 28 डे डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रेजिस्ट केमिकल अटैक, जितने भी आपके केमिकल फ्रॉक्शन होते हैं ना, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाए, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज, अरे इसमें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकलता है, डिक्रीज तो होवे करेगा ना। 260 के आसपास है जूल पर ग्राम। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रीफर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। समझ गए, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम इसको यूज करते हैं। ओके, डीडीए में पूछा हुआ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जैसा कि हम आपको बताएं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट या हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, कि कह रहा है कि इफ वाटर इज एडेड टू सीमेंट ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट start so that heat produced, this is called heat of hydration, and the process reaction with water is called hydration of cement। तो सीमेंट को जब पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, या सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बीच वाटर और सीमेंट के बीच, ठीक है, कुछ रिएक्शन स्टार्ट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसमें से उष्मा निकलती। कहते हैं ना कि अरे मसाला जब बना होता है, मोटार जब बना होता है, उसमें कहते हैं ना हाथ मत लगाओ नहीं तो हाथ कट जाएगा। तो ये हीट के कारण होता है, वहां से हीट निकलता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और उस प्रोसेस जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, उसी को हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अभी आपको बताया 23% तो वाटर मिलाते हैं, प्लस CHS जेल को कम करने के लिए, उसमें वाइड रेशियो को कम करने के लिए हम 15% और मिला देते हैं। टोटल कितना हो जाता है, 38% हम पानी मिलाते हैं, किसके लिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। ओके, अच्छा, जो चीजें अभी हमने आपको बताया वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं। ठीक, एक बार लेकिन देखिए कहा, कब कब पूछा गया था, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन सीमेंट के लिए क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बाउंड वाटर 23% होता है, और 15% हमें सीमेंट का वेट का, किसके लिए, जेल के वाटर के लिए। ठीक है, सो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीटली 38% ऑफ सीमेंट वेट। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको हम कल भी बताए थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में,
तो जो रिएक्शन, जो चीजें, जो घटनाएं हमारे सामने होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हमारे सामने नहीं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, आइए अब हम आ जाते हैं, अभी तक तो हम सीमेंट को पढ़े, सीमेंट को जाने, सीमेंट को समझे, क्या चीजें हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और उनके क्या क्या काम है, किसकी मात्रा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, किसकी मात्रा घटाओगे तो क्या हो जाएगा। एक बार अच्छे से आप रिपीट करके ध्यान से इस वीडियो को एक बार ऐसे देखिएगा, फिर उसके बाद नोट्स बनाते समय एक बार और रिपीट करिएगा। आप उसके बाद देखेंगे कि हाँ कितनी सारी चीजें कैसे कैसे क्लियर हो जाती है। ठीक, अच्छा आइए, आपके सामने अब दिया है कि अब हम सीमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको हम जानते हैं, इंडस्ट्री में किस किस प्रकार से बनता है। यह दो प्रोसेस से होता है, पहला ड्राई, दूसरा होता है वेट। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। पहला है ड्राई, दूसरा है वेट। वेट प्रोसेस प्रीफर किया जाता है क्योंकि यह ड्राई से अच्छा होता है। इसके द्वारा निकला हुआ सीमेंट बहुत ही फाइनेंस होता है, बहुत ही फाइन होता है, उसकी ग्राइंडिंग बहुत ही आराम से होती है, अच्छे से होती है। ग्राइंडिंग बाल मिल इन सब चीजों में की जाती है, आगे सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, सीमेंट को बनाते हैं। और इन इन दोनों प्रोसेस में, ड्राई में और वेट में, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, बर्न करना, आग में जलाना, पकाना, उसके बाद ग्राइंडिंग करना, पीसना। पीसने को हम क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिप्सम मिला देना। जिप्सम मिलाने के बाद हम, देखिए, क्ले था और लाइम स्टोन था, इनको हम क्या किए, रॉ मिल में डाले, अलग अलग कंपोनेंट इसमें हम डाले। डालने के बाद ये क्या किया, घुमाया, ठीक है, इसको मिलाया अच्छे से, फिर उनके पार्टिकल्स को क्या किया, छोटा छोटा किया, फिर उसके बाद इसमें डाला रॉ मिल्क में। ठीक है, रॉ मिल्क डालने के बाद ये दोनों आपस में मिलके क्या हुए, सस्पेंशन, एक प्री हीटर होता है, गर्म किया, मिक्सिंग का काम हो गया यहाँ पे। इसको इसको यहाँ से, ये इतना पूरा क्या था, मिक्सिंग था। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, प्री हीटर, मतलब इसको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। गर्म करने के बाद रोटरी किल्न में डाला गया। ठीक है, किल्न में डालने के बाद, रोटरी किल्न का मतलब होता है ये क्लिंकर। ये प्रोसेस सेकंड नंबर, ये प्रोसेस फर्स्ट नंबर पे, और ये वाला प्रोसेस थर्ड नंबर पे। ठीक, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करने के बाद वो हमें क्या मिल गया, क्लिंकर मिल गया। एक हॉपर होता है, ये जो सिलो लिखा हुआ है ना, ये स्टोरेज टैंक होते हैं। ठीक है, ये देखिए सिलोज, ये सब क्या होते हैं, स्टोरेज टैंक होते हैं, जिसमें हम मटेरियल को, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके रखते हैं। तो रोटरी किल तक बर्निंग किया, बर्निंग में फिर हम पीसते हैं, इसमें छोटे 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 कई सारे बाल होते हैं। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से लेकर 12 में इतना। ठीक है, ये क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसको पीसता है। पीसने के बाद क्लिंकर में डालते हैं, और क्लिंकर के साथ हम इसको क्या करते हैं, जिप्सम मिला के सीमेंट मिल में डालते हैं। सीमेंट मिल में डालने के बाद इनके कई सारे प्रोसेस होते हैं, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, फिर लास्ट तक लेके जाते हैं 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस। इसको गर्म करने के बाद सीमेंट सिलोज में हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद किसी फिर या तो बैग में भर लेते हैं, या तो एजिटेटर ट्रक में, जो नाम हम आपको बता रहे थे, ये ट्रक होता है, एजिटेटर ट्रक में लोड करके हम आगे भेज देते हैं। ओके, चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी।
अब यूज टूल्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए? अभी तो मैन्युफैक्चर हमने पढ़ा, अब यहाँ पे कह रहा है कि टूल्स कौन कौन से होते हैं। गिरेटरी क्रशर, वॉश मिल, सिलोज, रोटरी किल्न। ठीक है, जो हमारा गिरेटरी क्रशर होता है कि टू क्रश द लाइम स्टोन एंड क्ले इन द रेंज ऑफ 20 to 50 mm साइज। इनके जो लाइम और जो हमारा लाइम स्टोन जो होता है और जो क्ले होता है उनके साइज बड़े बड़े होते हैं, उनको क्या करता है, पीस के कितना तक कर देता है, 20 to 50 mm साइज तक कर देता है। वॉश मिल, अब इसको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग फॉर वेट ग्राइंडिंग कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, धुलते हैं। ठीक है, बाई वॉश मिल इज कॉल्ड स्लरी, जिसको धुलने के बाद इसमें से क्या बनता है, स्लरी बनता है। एंड इट हैज 40% मॉइस्चर कंटेंट, और इसमें कितना 40% तक मॉइस्चर का कंटेंट आ जाता है। सिलोज टैंक क्या होता है, हम वो सिलोज टैंक क्या होता है, स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं उसको। किसके लिए काम आता है, स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए काम आता है। रोटरी किल्न, जो आपको बताया था ना, किनारे साइड में दिया हुआ था, रोटरी किल्न इधर देखिए 3 नंबर में। ठीक है, इसका काम क्या था, ग्राइंडिंग करने का। ठीक, तो उसका जो लेंथ होता है 90 से 120 मीटर तक होता है। इसके लिए यूज होता है बर्निंग ऑफ स्लरी, हमने स्लरी बनाया, उस स्लरी को यहाँ पे बर्निंग करता है। तो 3 चैम्बर होते हैं, ड्राइंग जोन। अब ड्राइंग जोन डायमीटर कितना होता है, 1 से 2 मीटर। ड्राइंग है तो उसका टेम्परेचर कितना, 200 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, अब जब 500 डिग्री सेल्सियस पर इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, मॉइस्चर ऑफ स्लरी इज इवेपोरेट, इसको क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं। उसके बाद दूसरे जोन में आते हैं जिसका क्या नाम दिया है, कैल्सिलेशन जोन। टेम्परेचर क्या होता है, 700 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, इसमें क्या करता है कि जो हमने स्लरी तो मॉइस्चर को हटाया, ठीक, फिर उसके बाद इसमें कैल्सिनेशन ऑफ लाइम इज कम्प्लीटली इन दिस चैम्बर। कैल्सिनेशन क्या मतलब होता है कि हम पकाते हैं उसको हाई टेम्परेचर पर। फिर क्लिंकर जोन में होता है कि इसको हम 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसकी क्लिंकर को साइज को हम कितना कर देते हैं, 5 से लेके 10 mm तक उसको हम पीस के महीन कर देते हैं। ठीक है, तो यही क्लिंकर से हमें क्या निकल जाता है, बोगस कंपाउंड निकल जाता है, फॉर्म इन दिस चेम्बर, यहीं से निकलता है। ठीक है, तो बोगस कंपाउंड, वो कंपाउंड आपको बताए थे कौन कौन से, वो तो आप जानते हो, एलाइड, बेलाइट और सेलाइट। C3S, C2S, C4AF, हाँ C3A, C4AF। ठीक है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और बेलाइट। ठीक, आइए अब इसके बाद रोटरी कूलर होता है। कूलर का मतलब आपको पता है, गर्म किया हमने 1700 डिग्री सेल्सियस तक, अब उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो कह रहा है कि इट इज यूज फॉर कूलिंग ऑफ क्लिंकर, इसको हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हियर क्लिंकर कूल स्लोली, धीरे 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 इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। ठीक, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ सीमेंट इट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर। तो जो क्वालिटी, जो सीमेंट की जो क्वालिटी होगी वो किस पे डिपेंड करता है, कि जितना आराम से ठंडा किया जाए, और ये कूलिंग ऑफ क्लिंकर पे डिपेंड करता है। बाल मिल क्या होता है, इट इज यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। ट्यूब मिल क्या होता है, इट इज यूज फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। तो इसमें महीन पीसने के लिए फाइन, इसमें कोर्स ग्राइंडिंग करनी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, आपको पूछ लेता है कि कोर्स ग्राइंडिंग के लिए कौन से मिल की आवश्यकता होती है, फाइन ग्राइंडिंग के लिए कौन से मिल की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए, ओके, यहाँ आइए। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम हम आपको बताए थे कि सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। इसको क्लिंकर के साथ मिला दिया जाता है, कितना
2 से 5% और एक्चुअल में 4% तक मिलाते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था। अच्छा, यहाँ पे दिया है जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। ठीक, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सीमेंट इन ड्राई प्रोसेस इज मोर देन वेट प्रोसेस। समझ गए? ड्राई प्रोसेस इज मोर देन वेट प्रोसेस। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है किसका, ड्राई प्रोसेस का, किससे, वेट प्रोसेस से। द ड्राई प्रोसेस इज एडॉप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल आर क्विट एंड हार्ड। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई। अब समझ गए कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि इसके जो हमारे मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं और इसको पीसने में समय लगता है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हम हमेशा प्रीफर करते हैं वेट की। क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस व्हाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। कह रहा है कि वेट सीमेंट का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है, जबकि ड्राई प्रोसेस का जो हमारा क्वालिटी होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। ओके, टेस्ट ऑफ सीमेंट। अभी तक शुरू से ही और स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हमने सीमेंट में हाथ मत डालिए, सीमेंट के पास मत जाइए, हाँ, सीमेंट को छू कर देखिए, ये सब सारी चीजें हम देखते थे। और ये भी हम देखते थे कि जहाँ पे कोई कार्य किया जाता था वो पॉलीथीन लगा के करते थे घर में, या साइड पे बहुत सारे लोग देखते होंगे, साइड पे मजदूर जो लेबर होते हैं वो सेफ्टी शूज पहन के कार्य करते हैं। ठीक है, घुटनों तक उनके शूज होते हैं। तो फील्ड टेस्ट, इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें आता है पहला फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में आया है कलर टेस्ट। कलर टेस्ट क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। कह रहे हैं कि ये ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है। कलर कैसा होता है, ग्रीनिश ग्रे। ये ओपीसी शुड बी, ओपीसी क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, और जो ये सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है। लंप टेस्ट। लंप टेस्ट का मतलब ये होता है कि लंप का मतलब हम आपको बताया था, जैसे कोई पिंड है वो इकट्ठा हो गया, उसके गोले क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, जिसमें व्हाइट्स आ गया। ठीक है, तो जिस कोई भी चीजों में जब व्हाइट्स आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, गोले का रूप प्रकट ले लेता है, छोटे छोटे गोले हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स इन सीमेंट इंडिकेट दैट इट हैज एब्जॉर्ब मॉइस्चर। कह रहा है कि ये इंडिकेट करता है, या लम्प जो टेस्ट होता है, ये इंडिकेट करता है कि सीमेंट में क्या आ गया है, मॉइस्चर आ गया। अच्छा, जब मॉइस्चर आ गया है तो वो क्या होता है, लम्प का रूप पकड़ लेता है। तो ये फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लम्प्स। सीमेंट क्या होना चाहिए, लंप टेस्ट, मतलब ऐसे फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, प्रेजेंस से दूर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसमें। फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है तैर। ठीक है, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण कर। हम 1 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 1 ग्राम सीमेंट को एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी भरते हैं, और उस सीमेंट को हम क्या करते हैं, उस ग्लास के पानी में डालते हैं। अगर अगर सीमेंट ऊपर तैरता है, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर जो सीमेंट होता है वो नीचे डायरेक्ट डीप हो जाता है और नीचे बैठ जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट, थ्रो इट इन ए बकेट। ठीक, क्या किया हमने, बकेट में इसको डाला विथ वाटर सीमेंट, तो सीमेंट पार्टिकल्स शुड सिंक इन वाटर। क्या होना चाहिए, डूब जाने चाहिए। इट शुड नॉट फ्लोट, ये तैरना नहीं चाहिए, कहाँ पे, ओवर द वाटर सरफेस। ठीक है, तब हम जब ये सिंक हो जाएगा, पानी में जब सिंक हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है। ओके, टेम्परेचर। थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग, इट मस्ट गिव यू ए कूल फीलिंग। कहते हैं ना कि जहां भी, अगर कहीं भी बैग रखा है सीमेंट का, जैसे एक बोरे कितने 50 kg के होते हैं, अगर उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ को डालते हैं, तो वो कैसा महसूस होना चाहिए, कूल महसूस होना चाहिए। अगर वहां पे गर्म महसूस होता है, या जो सीमेंट है वो अच्छी नहीं है। ठीक है,
रबिंग टेस्ट, रबिंग का मतलब होता है कि हम अपने सीमेंट को उठाते हैं और अपने फिंगर पे रबिंग करते हैं, रश करते हैं, ठीक। तो अगर उसमें खुरदुरापन महसूस होता है तो वो सीमेंट अच्छा नहीं है। अगर उसमें फाइनेंस होता है, मतलब एकदम फाइन होता है, तो वो एकदम मुलायम महसूस, स्मूथली महसूस होना चाहिए, वो क्या होता है, अच्छे प्रकार का स्मूथ फीलिंग, ठीक है। स्मेल टेस्ट, स्मेल टेस्ट होता है कि जब वाटर को हम क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बनाने के बाद उसमें हम थोड़े से उसको उठा के देखते हैं तो वो कैसा महसूस होना चाहिए, अर्थी स्मेल। जिस प्रकार की मिट्टी स्मेल करती है उसी प्रकार से सीमेंट भी क्या होना चाहिए, स्मेल होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सीमेंट के ब्लॉक को बनाते हैं, ब्लॉक को हम 340 न्यूटन के हिसाब से पर मिनट पे हम क्या करते हैं, हैमर लगाते हैं, और वो टूटना नहीं चाहिए, शुड नॉट फेल while loading 340 न्यूटन इज अप्लाई इन दैट मैनर, ठीक है। ये देखिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक 150 mm, 25 mm और 25 mm का। उसके बाद इस पे क्या किया, 340 न्यूटन पे क्या किया, लोड लगाया, और लोड लगाने के बाद ये टूटना नहीं चाहिए। लैब टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, अभी तक हम पढ़े, अभी तक हमने आपको फील्ड टेस्ट पढ़ाया, मतलब कि आपको एज ए साइड पे ही, जहाँ पे आप साइड पे हो, काम चल रहा है, ठीक है, आप साइड पे पहुंचे और देखना चाहते हो कि ये सीमेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार का ये सीमेंट यूज किया जा रहा है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो उन जगहों पे हमें क्या यूज आता है, कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फील्ड टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम आराम से लैब में हैं, तो लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं, तो हम वहां पे कौन सा यूज कर लेंगे, लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। लैब टेस्ट में पहला आता है फाइनेंस टेस्ट। इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है उसमें 4041 पार्ट 1 पे फिर फाइनेंस टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। फाइनेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि 9 नंबर की सीब, 9 नंबर की सीब का मतलब होता है 90 माइक्रोन की जो सीब होती है, ठीक है। माइक्रोन का मतलब होता है एक का 1000वां भाग, ठीक है। तो 90 माइक्रोन के पार्टिकल वाली जो सीब होती है, सीब की मतलब चलनी, ठीक है, उस चलनी से सभी पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, पास हो जाने चाहिए, और 10% से केवल कम ही पार्टिकल्स उस चलनी के ऊपर रुकने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब वो सीमेंट अच्छा है, और वो फाइनेंस टेस्ट में हम चेक करते हैं, ठीक। This is used to check proper grinding which has direct impact on rate of hydration। हम ग्राइंडिंग को, प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि वह डायरेक्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। देयर आर 3 मेथड फॉर टेस्टिंग फाइनेंस, 3 मेथड है। कौन कौन से, पहला अभी हमने बताया सीप, कौन सी, 9 नंबर की सीप। 9 नंबर सीप का मतलब 19 माइक्रोन, ठीक है। जो सीविंग हम करते हैं, जिसे हम चालने का काम करते हैं, 15 मिनट तक हमें करना है। वेट ऑफ सीमेंट का सैंपल हम कितना लेंगे, 100 ग्राम तक। 100 ग्राम तक सैंपल लेते हैं तो 10 ग्राम हमें केवल और केवल चलने के ऊपर रुकना चाहिए, बाकी 90 ग्राम क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, ओके। रिजल्ट क्या है इसका, द रेसिड्यू शुड नॉट बी एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो आफ्टर सीविंग। टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट में ओपीसी, आरएससी और पीपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट जो होता है उसमें कितना रुकना चाहिए, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम आपको बताया 10% तक रुकना चाहिए, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपको 5% से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में 5% से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, ठीक। ओपीसी सीमेंट के बारे में आपको हमने बताया, आरएससी के बारे में बताया, पोजोलोना सीमेंट के बारे में हम नहीं बताए थे।
यहाँ पे देखिए पोजोलोना सीमेंट का जब नाम आ गया तो इसके बारे में बता देते हैं। जो फैक्ट्री से निकली हुई, इंडस्ट्री से जो निकली हुई जो बस होती है, जिसे हम फ्लाइयर्स कहते हैं, उनको मिला के जो सीमेंट बनाया जाता है वो पोजोलोना सीमेंट कहलाता है। समझ गए? एयर परमिबिलिटी मेथड या ब्लेंड मेथड, इसमें बोल रहा है कि फाइनेंस इज रिप्रेजेंट, फाइनेंस इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में यह कर, इसका जो हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है 17.6, ठीक है, या 706 mm होता है, ये सेंटीमीटर से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल फॉर्मिंग द बेड। इन दिस मेथड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड। ब्लेंड एयर परमिबिलिटी, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम सीमेंट को डालते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, एयर को पास कराते हैं, ठीक है। मिनिमम स्पेसिफिक एरिया ऑफ सीमेंट, इस चीज को एक बार ध्यान से इस टेबल को देखिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। देखिए एमएचआरडी, जेएसएससी राजस्थान और डीएफसीसीआईएल में पूछा था। कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक एरिया होता है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। किसका? ओपीसी का। फिर आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ओपीसी, पीपीसी 3000, एलएससी लो एड सीमेंट 3200, रैपिड हार्डनिंग 3250। इनमें दो चीजें याद रखिए, आरएससी का और ओपीसी का, और एक पीपीसी का दिया। हाइड्रोफोबिक सीमेंट 3500, और उसके बाद सुपर सल्फेट सीमेंट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक। अच्छा, सेडिमेंटेशन मेथड और वंगर टर्बिडिटी मीटर मेथड जो होता है, इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं कि इन दिस मेथड सरफेस एरिया 1 ग्राम ऑफ सीमेंट इज मेजर रिड्यूसिंग और एक्सप्रेस इज स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। कौन कौन से फाइनेंस टेस्ट को अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन, ये भी, डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, ये भी होता है। हाई आयरन एंड सिलिका कंटेंट इन क्लिंकर, टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, कैरेक्टर ऑफ पोलराइजिंग मशीन। अब आइए कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को सेटिंग टाइम टेस्ट को ज्ञात करने से पहले हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को ज्ञात करना बहुत आवश्यक होता है, और इन दोनों के ऑपरेटर्स विकाट ऑपरेटर्स ही होता है। ऑपरेटर्स सेम है, लेकिन सेटिंग टाइम को ज्ञात करने से पहले हम कौन से टेस्ट को ज्ञात करते हैं? हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट को ज्ञात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 5513 या 1976 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का प्लंजर होता है जो वैसे 40 mm तक, 40 mm हाइट का हम जो वो ट्यूब लेते हैं, ठीक है, मोल्ड होता है, सांचा होता है 40 mm हाइट का, और जब प्लंजर होता है, प्लंजर को हम क्या करते हैं, उसमें हम पेंट्रेट कराते हैं। वो क्या होना चाहिए? नीचे से 5 या 7 mm ऊपर ही रुका रहना चाहिए, मतलब कि ये 35 mm तक पेंट्रेट हो जाना चाहिए, ठीक है। 35 mm, या ये होता 33 से 35 mm क्या होना चाहिए? पेंट्रेट हो जाना चाहिए, 5 mm तक रुकना चाहिए। ये देखिए आपका प्लंजर दिया हुआ है, ठीक। वही चीज यहाँ दिया है कि द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड इन 300 ग्राम weight of cement which will permit a Vickard plunger to penetrate a cement paste at depth of 33 to 35 mm, ठीक है, from the top of the module, या
रेस्ट फ्रॉम बॉटम, बॉटम से कितने पे रेस्ट हो जाने चाहिए, 5 to 7 mm तक। ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्यों है, कह रहा है कि 1 ग्राम सीमेंट में हमें कितना पानी को मिलाना है, वो कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंतर्गत हम याद करते हैं। और इसका ऑपरेटस क्या होता है, विकाट ऑपरेटस होता है। इसमें क्या लगा होता है, प्लंजर लगा होता है। प्लंजर के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट को याद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड में ऊपर कैप लगा हुआ है, ठीक, और इस कैप में ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सांचा रखा हुआ है जिसकी हाइट 40 mm है, ठीक है। और ये प्लंजर को हम इसमें क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम गिराते हैं। गिराने के बाद इसका वेट 300 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। और ये क्या होना चाहिए, इसमें पेस्ट में दब जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी से हम कंसिस्टेंसी टेस्ट भी ज्ञात करते हैं, इसी से हम सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी ज्ञात करते हैं। एक वेट ऑफ सीमेंट सिंपल, सैंपल कितना लेना है, हमें 300 ग्राम लेना है। और मोल्ड की साइज कितना है, डायमीटर 80 mm है, और हाइट कितना है, 40 mm है। प्लंजर का जो साइज होता है वो डायमीटर 10 mm का है, उसकी हाइट कितना है, 50। ठीक है। कितना डेप्थ तक पेंट्रेट करना था, 33 to 35 mm तक। कहाँ से, फ्रॉम टॉप से। अगर हम नीचे से देखते हैं तो वो कितना रेस्ट हो जाना चाहिए, 5 to 7 mm पे क्या हो जाना चाहिए, बॉटम से रेस्ट हो जाना, मतलब रुक जाना चाहिए। ठीक है। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी डिपेंड अपॉन द कंपाउंड कंपोजिशन एंड फाइनेंस ऑफ सीमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है कि जितना कंपोजिशन किस प्रकार का है और वो कितना फाइन है। ठीक है। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म बिफोर देन अदर टेस्ट ऑफ सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसको पूछ लेता है 26 to 33%। ठीक है। कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए सीमेंट की, 26 से 33% तक। ये अब आ जाते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में पहले नहीं, लेकिन अब कुछ समय से पूछ दिया कि किस पार्ट्स में लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट 5, इंडियन स्टैंडर्ड 5513 1976 में ये 2 भाग में करते हैं। सेटिंग टाइम को हम 2 भाग में करते हैं, पहला इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम, जब इनिशियल सेटिंग टाइम की बात आई तो हम जस्ट पीछे आपको रिवाइज और पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अभी आपको बताए थे और पढ़ाए भी थे, क्लिंकर जब हम क्या करते हैं, जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसी समय हम क्या मिला देते हैं, 2 से 5% और जो एवरेज 4% तक हम जिप्सम को मिलाया जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। समझ गए आप। चलिए, इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट होता है। कितना होता है, 30 मिनट। और इसी में 30 मिनट का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपको मोटार बनाना है, मोटार आपने बनाया और जैसे ही पानी डाला और स्टॉप वॉच क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है। अब 30 मिनट के अंदर पानी मिलाना, उसके बाद मसाले को अच्छे प्रकार से पूरा एकदम मिक्सिंग करना। मिक्सिंग करने के बाद उसे हमें जहां पे प्लेस करना है वहां पे हम ले जाके उसको सांचे में मोल्ड कर दें। ये सब सारा काम 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। और जितना आप मसाला बनाए हैं पूरा मसाला 30 मिनट के अंदर यूज होना चाहिए। अगर यूज नहीं होता है तो मैक्सिमम जगहों पे, मैक्सिमम क्या, आपको हमेशा अक्सर गांव वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाता होगा कि जो लेबर और मिस्त्री होते हैं सुबह में आते हैं, एक मसाला बनाएंगे लंच से पहले और दूसरा मसाला बनाते हैं लंच के बाद। लेकिन ये क्या होता है, इसमें लंच से पहले वो 3 घंटे उसी मसाले को चलाते रहते हैं। ये बहुत ही मेजर फॉल्ट होता है जो कोई ध्यान नहीं देते हैं। बाद में वही मसाला जहाँ पे हम जिस मोटार का यूज करते हैं तो उसमें एयर वाइट्स आ जाते हैं। ठीक है। कारण यही है।
क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन जितना होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसी के अंदर ले जाके हमें क्या करना है, 30 मिनट के अंदर ही उसको हमें करना है प्लेस्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसको हम कैसे करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय बिगार्ड ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ नीडल। ठीक है, उसमें प्लंजर होता था, ठीक है, और प्लंजर का साइज अलग होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, नीडल से, नीडल मतलब सुई, सुई पतली होती है। Initial setting time is the time elapsed between the moment that the water is added to the cement to the time that paste started losing its plasticity. Quantity of water कितना होना चाहिए, 0.85 p. Weight of cement 400 ग्राम. Weight of movable rod 300 ग्राम. डायमीटर ऑफ नीडल 1 mm. और कहाँ तक पेंट्रेट हो जाना चाहिए, 40 mm हाइट का था, पेंट्रेट कितना होना चाहिए, 33 to 35 mm तक। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ मोल्ड। फाइनल सेटिंग टाइम, दिस टेस्ट इज डन बाय बिगार्ड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ नीडल विद कॉलर। ठीक है, कॉलर का मतलब ये होता है, पहले ये होती थी नीडल, जिससे हम निकालते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम IST। ठीक है, लेकिन जब कॉलर के साथ दिया है, ये होता है कॉलर। Final setting time is the time elapsed between the moment of the water is added to the cement and the time when cement paste loses its plasticity completely and has attained sufficient to resist content defined pressure. At the time the mark of needle is left on the surface sample, but the mark on the color is not formed. इसमें ही कह रहा है कि जो भी हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे का लिया जाता है। 10 घंटे में हम जितना भी कॉलर को पेस्ट नीचे दबाते जाते हैं और जितने पे रुक जाता है और जितने अंदर तक पेंट्रेट होता है, उस रीडिंग को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी ऑफ वेट ऑफ सीमेंट कितना होता है, 400 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो, 0.85 p। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड 431 पार्ट 3 में दिया हुआ है। साउंडनेस टेस्ट मीन एबिलिटी टू रजिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। दिस टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ लीच एटलियर ऑपरेटर्स एंड ऑटोक्लेव टेस्ट। लीच एटलियर ऑपरेटर्स के बारे में आपको हम कल भी बताए थे, आज फिर से वही चीजें रिपीट हुआ है। स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो प्रॉपर्टीज लाइम में पाई जाती थी, वही प्रॉपर्टीज सीमेंट में पाई जाती है, क्योंकि सीमेंट लाइम के बाद बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सीमेंट जब भी बना था तो लाइम की प्रॉपर्टी को देखते हुए बना, और जो भी टेस्ट उसमें होते थे मैक्सिमम उससे कहीं ज्यादा टेस्ट सीमेंट में ही होता है, लेकिन लगभग टेस्ट मिलता है। तो लीच एटलियर और साउंडनेस टेस्ट हम उसमें भी करते थे और हम इसमें भी करते हैं। ठीक है, लीच एटलियर का मतलब ये होता है कि सेटिंग होने के बाद लीच एटलियर ऑपरेटर से जो हम साउंडनेस टेस्ट को हम ज्ञात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि सेटिंग होने के बाद जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइन ओनली। वेट ऑफ सीमेंट कितना लेना है, 100 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 0.78 p। रिजल्ट गिवन किस में होगा, mm में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिस वाटर का लेंगे, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 65 ± 5%। अब देखिए यहाँ पे कल भी ये है
यहाँ पे आपको 10 mm का गैप रहता है, ठीक है। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनके बीच में गैप हम पहले नोट कर लेते हैं, और बाद में जब ये सेट हो जाता है सीमेंट, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके चीजों को कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लीच एट ईयर इंडिकेटर कह रहा है मैक्सिमम एक्सपेंशन और टाइप ऑफ सीमेंट, किस प्रकार का सीमेंट में कितना एक्सपेंशन मैक्सिमम होना चाहिए। तो ओपीसी, पीपीसी, आरएससी और लो हीट सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट 10 mm से ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन पिच सेटिंग टाइम सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट और सल्फर सल्फेट सीमेंट 5 mm से ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक। Autoclave test है, it is used to determine soundness of cement due to both pre-lime and pre-magnesia। इंटरनल मोल्ड डायमेंशन कितना होता है, 25 × 25 × 250। परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड फॉर ओपीसी शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%, ठीक है। If gypsum content will be more than 3%, then it will be causes of unsoundness। 1 से 2% SO3 जो होता है मेक सीमेंट साउंडनेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीटीएम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से हम क्या ज्ञात करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका एम क्या होता है कि हम कितना ज्यादा उस पे लोड दे सकते हैं, उसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से हम ज्ञात करते हैं। इसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी कहा जाता है। इसमें क्या रहा है कि नंबर ऑफ क्यूब हम 6 सैंपल को बनाते हैं, और जो मोटार होता है वो 1/3 रेशियो का होता है, ठीक है। 1 क्या होता है, सीमेंट होता है, और 3 क्या होता है, सैंड होता है। उसके उसके क्यूब को हमने 6 बनाए, 6 क्यूब में 3 क्यूब को हम क्या करते हैं 7 डेज में लेते हैं, और 3 क्यूब को हम 28 डेज में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लोडिंग लगाते हैं। क्यूब की जो साइज होती है 70.6 × 70.6 mm × 70.6 mm। सरफेस एरिया कितना होता है, 5000 mm² होता है। वाटर रिक्वायर्ड कितना होता है, P/4 + 3.5%। वेट ऑफ सीमेंट है, ठीक है। रेट ऑफ लोडिंग कितना लगाना चाहिए, 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से हम क्या करेंगे, लोड लगाते हैं। 3 दिन के बाद उसका कितना होना चाहिए, 50% स्ट्रेंथ होना चाहिए, किसका, 28 दिन का, ठीक है। 7 दिन के बाद 2/3, 28 दिन के बाद 33 न्यूटन, ठीक है। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन न्यूटन पर mm²। एवरेज देखते हैं किसमें क्या। सीमेंट 3 ग्रेड में आता है। सीमेंट का मतलब ओपीसी की बात करेंगे, जहां भी हम सीमेंट का नाम लेंगे वहां पे हम हमेशा ओपीसी ही कॉमन लेके चलते हैं। वो 3 ग्रेड का होता है, 33, 43 और 53 ग्रेड का। लो हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग और हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लेते हैं 1 दिन में नहीं, 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन लेते हैं। 33 ग्रेड की जो हमारी सीमेंट होती है, उसमें जो 3 दिन की स्ट्रेंथ हमें मिलना चाहिए 16 न्यूटन पर mm² का मिलना चाहिए। फिर 43 का कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। 53 का कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। इसी प्रकार से 7 का देखिए 22%, 22, 23 और 37। इसका क्या होगा, 33, 43 और 53। 28 दिन में जितना ग्रेड है उतना ही क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। 33 न्यूटन पर mm², 43 न्यूटन पर mm², 53 ग्रेड का है तो 53 न्यूटन पर mm²। लो हीट सीमेंट 35 न्यूटन पर mm² का
कंप्रेसिव टेस्टिंग, एवरेज जो कंप्रेसिव टेस्टिंग है इतना हो जाना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट वैसे तो सीमेंट में नहीं लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ना ही सीमेंट में लेते हैं ना ही आरसीसी। ठीक, कह रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को ज्ञात करने के लिए हम टेस्ट का जो टेस्टिंग मशीन होती है वो कहलाती है टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में बी डिटरमाइंड बाय द ब्रैकेट टेस्ट मेथड या स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। वाटर के रिक्वायर्ड क्या होता है, P/5 प्लस 2.5% वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। रेट ऑफ लोडिंग कितना लगाना चाहिए, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। एरिया ऑफ थ्रोट 645 mm स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ब्रैकेट टेस्ट है, मशीन है। ये पूरे एरिया में हम क्या करते हैं, सीमेंट का पेस्ट भरते हैं। ठीक, भरने के बाद इनको हम लोडिंग लगाते हैं। ठीक, अगर इसमें 25.4 की इसमें अगर कमी होती है, पहले इतना 25.4 है, अगर वो खिंचाव आएगा तो इसमें क्या होगा, कमी। ठीक, जैसे भी किसी में खिंचाव आता है तो वो जितना, अगर वो उसकी थिकनेस ज्यादा है तो थिकनेस क्या होगी, कम होगी, वो थोड़ा लंबा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 3 दिन में, फिर 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 7 डेज में। वैसे ही जैसे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हमने क्या किया था, 6 क्यूब को बनाया था, 6 क्यूब में से 3 क्यूब को 3 दिन में निकाल के टेस्ट किए थे और उसके ऊपर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे जो 3 क्यूब को हम 7 डेज में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी वेरियस सीमेंट में कितना होना चाहिए ये देख लेते हैं। इनिशियल और फाइनल सीटिंग टाइम में 0.85 ये मैक्सिमम पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। साउंड टेस्ट में 0.78 होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है आफ्टर 3 डेज में 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 डेज में 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। P/4 प्लस 3.5 ये परसेंटेज होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हम याद करते हैं ली चैटलियर अपडेटर से प्लस विथ रेफरेंस टू पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन के माध्यम। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, 3.15 होता है। इफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज देन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी डिक्रीज। कह रहा है कि अगर फाइनेंस ऑफ सीमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। वेट ऑफ सीमेंट अपॉन डिप्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको बताया था, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब सीमेंट में वाटर को मिलाया जाता है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, उसमें हीट निकलता है, उष्मा निकलती है। जो उष्मा निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और हीट ऑफ हाइड्रेशन के कंप्लीट प्रोसेस होने के लिए उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 23% प्लस 15% होना चाहिए। 23% क्या होता है, 23% हम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए प्लस 15% जो होता है CHS जल के लिए यूज करते हैं। मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 38% के वाटर यूज होना चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको पीछे बताई जा चुकी। ठीक, कह रहे कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट सीमेंट 7 दिन के बाद 65 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 28 दिन 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा
केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन में सिमेंटेनियस इंडेक्स होता है, वैल्यूम इज लाई बिटवीन 1.0 to 0.66 होता है। लाइम सेचुरेशन फैक्टर जो होता है LSF, इट इज द रेशियो ऑफ PO लाइम टू द अदर 3 मेन ऑक्साइड। चलिए आज के लिए यहाँ तक आपको काफी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टेस्ट होता है कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद हम आगे इसमें पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और भी इसमें कुछ सारी चीजें हैं। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ध्यान से एक बार वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद एक बार नोट्स को पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।